हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उसके पश्चात आता है हरित क्रांति। यानी हरित क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कहते हैं यूरोप में और पश्चिम के अधिकांश भागों में कृषि ने जन और धन दोनों सुलभ करके रख दिया। औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया और भारतीय संदर्भ में किसी तरह जो है औद्योगिकरण अधिकांश रूप में जो है शासकीय नीति का जो है प्रतिफल था। यानी शासकीय नीतिकरण जो था, हरित क्रांति आई। विकास के जो है रूसी मॉडल से प्रेरित होकर भारत के जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े पैमानों पर औद्योगिक परियोजनाएं बनाने के लिए भारी संसाधनों का प्रबंधन किया गया। यानी हमारे देश में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और रूस मॉडल को देख के ही बनाई गई थी। कहते हैं औद्योगिकरण की प्रक्रियाओं से पहले कृषि क्षेत्र में क्रांति हो जानी चाहिए थी, पर इसका कहीं अता पता नहीं था। कहते हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे खाद्य सामग्री की मांग भी सदैव बढ़ती ही रहती है। भारत को अपने बढ़ते हुए लाखों करोड़ लोगों की जो है खाद्य पूर्ति के लिए इसके आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। इस स्थिति में बढ़ती हुई कृषि उत्पादकता की ओर निकट से देखने की जो है चेतावनी दी, अर्थात कृषि उत्पादन बढ़ाने की लालसा उत्पन्न हुई और परिणाम स्वरूप अंततः इसे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन भी सका। इस पहल की जो है परिभाषिक शब्दावली में हरित क्रांति नाम दिया गया। यानी इसको हमने क्या नाम दिया? हरित क्रांति का नाम दिया। कृषि के क्षेत्र में नाटकीय परिवर्तन लाने के कारण इसे यह नाम दिया गया। अब हम हरित क्रांति के द्वारा सामाजिक संबंधों पर बड़े प्रभाव की जांच पड़ताल करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि यह किस तरह सामाजिक परिवर्तन को लाने में सफल हुआ। कहते हैं देश के चुने हुए क्षेत्रों में सन 1960 के दशक के अंत में भारत में हरित क्रांति आरंभ हुई। इस स्तर पर गेहूं पर ध्यान केंद्रित किया गया और अपनाई गई रणनीति में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए पूंजी और प्रौद्योगिकी दोनों का सम्मिलित उपयोग किया गया। उधर मशीन ऊंची पैदावार वाले बीज, सिंचाई और उर्वरक भूमि की ही भांति प्राय निर्णायक लागत बन गए। बड़े बड़े फर्मों को महत्व भी दिया गया क्योंकि वे मशीनीकृत खेती के लिए उपयुक्त थे। क्योंकि बड़े बड़े खेतों का इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि ये मशीनीकृत करना उनके लिए आसान हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बहुत चौंकाने वाले हुए, क्योंकि खेती की उपज उम्मीद से की गई पैदावार की भी पीछे छोड़ गई और भारत शीघ्र ही एक खाद्यान्न आयातक के से एक स्वतंत्र भंडारण करने वाला देश बन के खड़ा हो गया। यद्यपि उत्पादन पूर्व की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ तो भी इसका प्रतिफल सभी प्रांतों और समाजों को, सभी वर्गों के लिए आवश्यक रूप से उतना ही सकारात्मक नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ये हरित क्रांति जो आई वो कई मायने में ज़रूरी भी थी और उस समय जो है देश की मांग भी थी। अगर देखा जाए यहाँ इस बात को तो कहते हैं बड़े लंबे चौड़े फॉर्म और पूंजी की बढ़ती हुई महत्ता को विशिष्ट लाभ समाज के उस वर्गों को हुआ जिसके पास ये दोनों साधन थे। यानी जिनके पास फॉर्म भी थी, पूंजी भी थी, उनको बहुत ही लाभ हुआ, क्योंकि कहते हैं उत्पादन से उनको बचाना भी जरूरी था। भूमि पर आधारित संबंधों के कारण एक मालिक और नौकर के समानता ऐसे संबंध हुए जैसे प्रौद्योगिक क्रांति में होते हैं। तो ये काफ़ी जो है इसका प्रभाव भी देखने को हमें मिला। अगर बात करें दूसरी पॉइंट की तो यही बात यहाँ उजागर होता है, क्योंकि भूमि सुधार कार्यक्रम देश के प्राय विभिन्न चुनिंदा भागों में ही चलाए गए थे। इसलिए हरित क्रांति भी उन्हीं कुछ चुनिंदा प्रांतों तक ही सीमित रही जहां ये कार्यक्रम चलाए गए थे। फलस्वरूप क्या हुआ? इसमें मौसम के अनुसार बड़े पैमानों पर पलायन होने लग गए। जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से लोग फसलों के समय पर पंजाब एवं हरियाणा आने लग गए जो हरित क्रांति केंद्र बने थे। समाजशास्त्रियों के भाषा में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के इन परिवारों को कर्तव्य वर्ष के अधिकांश भाग में अब अपने गांव से जो है अनुपस्थित रहने लग गए। इसका पारिवारिक संबंधों पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग जहां पर कहते हैं रोजगार मिलता है उसके लिए अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन इससे जो होता है पीछे बहुत से परिवार छूट जाते हैं, बहुत से संबंध जो है रह जाते हैं। कहते हैं इसके अतिरिक्त एक और विशेष परिणाम यह हुआ कि सामान्य तक राज्यों के बीच में एक जो है विशेष रूप से भूमिपति और भूमिहीनों के बीच में असमानता और बढ़ गई। यानी भूमिपति और भूमिहीन व्यक्तियों में काफ़ी इसमें समानता देखने को मिलती है, क्योंकि भूमिपति अपने भूमि के लिए जाने जा रहे थे
और उनमें हरित क्रांति की भावना भी आ गई थी। लेकिन भूमिहीन जो लोग थे उनके लिए कोई भी जो है उत्पादन का साधन नहीं था। अंततः मध्यवर्ती जातियां जिनके जमीनों के सुधार कार्यक्रम को चालू होने से अधिक जो है भूमि सुलभ हुई थी, इस परिवर्तन के सर्वाधिक लाभान्वित हुए और धीरे धीरे वे लोग भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति बनकर उद्दीपित हो गए। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात यहाँ थी, क्योंकि हरित क्रांति ने कहते हैं भूमिपतियों को जो है काफ़ी लाभ पहुँचाया, लेकिन भूमिहीनों को जो है बिल्कुल ही कहते ख़त्म सी कर दी।